Right. Today's topic, economy, economic affairs of Pakistan. First of all, there are some basic ideas which we need to know. Like, पहला मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर आप में से कोई भी जवाब देना चाहे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है। एनीबॉडी अनम्यूट कर ले, किस तरह भी जवाब देना चाहे, आपके ज़हन में जो भी बात आती है। जी सर, इकोनॉमिक ग्रोथ की जब बात होती है तो इसमें हम लेते हैं कि जो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आता है, मे बी आई एम रॉन्ग, बोले बोले बोले। इकोनॉमिक ग्रोथ में हम ये लेते हैं कि हमारे पास कितने पैसे ज्यादा आ रहे हैं या इनकम कितनी हमारी ज्यादा बढ़ रही है। और जब हम इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात लेते हैं तो फिर हम देखते हैं कि मुल्क के अंदर जो है ना, वो मुआशी तरक्की कितनी हो रही है। सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स हमारे जो है एक्सपर्टीज और टेक्निक्स कितनी बढ़ रही हैं टेक्नोलॉजी में, और हम कितने रिसोर्सेज जनरेट कर रहे हैं जो ग्रोथ को बढ़ाएंगे। अप्रिशिएटेड। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ का सादा सा मतलब होता है, सादा लफ्जों में, टू ग्रो रिच एट इंडिविजुअल लेवल, एट नेशनल लेवल, कि आप किसी भी तरीके से अमीर हो जाए। मिसाल के तौर पे आपके यहाँ से कोई नेचुरल रिसोर्स निकल आता है। मैं आपको एक ऐसी मिसाल दूंगा कि आपको कभी ये चीज भूलेगी नहीं। आप मिडल ईस्ट की मिसाल देख लें कि जब भी आपने वन एग्जांपल वन गो में इकोनॉमिक ग्रोथ को डिस्कस करना है, तो दुनिया में आज तक सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है और मुसलसल हुई है और चल रही है, वो मिडल ईस्ट है। अब मिडल ईस्ट में ग्रोथ कैसे हुई कि उनके यहां से तेल निकल आया। ब्लैक गोल्ड भी इसे कहते हैं, लिक्विड ब्लैक गोल्ड भी इसे कहते हैं, जो ऑयल होता है। चूंकि इसकी अहमियत कहा जाता है कि जी उतनी ही है जितनी गोल्ड की होती है, लेकिन तेल में दो बातें हैं कि एक ये लिक्विड होता है और दूसरा ये कि ये ब्लैक फॉर्म में होता है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ की बड़ी वाजे, कंक्रीट, टिपिकल एग्जाम्पल, आइडेंटिकल एग्जाम्पल मिडल ईस्ट की है। वहां पर बेरोजगारी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पर लोग जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि 5 लीटर डाल दें, 2 लीटर डाल दें। वहां पेट्रोल पंप पे जाने का मतलब है कि टैंक फुल होगा। हम लोग एयर कंडीशनर चलाते हैं तो बड़ा तरद्दुद रखते हैं, 26 पे रखिए, दरवाजा बंद रखिए, बिल बहुत आएगा। वो लोग इतने रिच हैं, उनकी इनकम इतनी ज्यादा है या एनर्जी उनको इतनी चीप कॉस्ट पे मिलती है कि दे डोंट बॉदर टू स्विच ऑफ द एयर कंडीशनर व्हाइल दे आर अवे ऑफ देयर होम। अर्ली 90s में वहां पे लोकल कॉल जो है वो फ्री होती थी। तो इसके पीछे एक ही फैक्टर है, और वो फैक्टर है कि एक नेचुरल रिसोर्स उनके पास आ गया है और वो उसके बलबूते पे बहुत अमीर हो गए। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट देन। इस कॉन्सेप्ट को बड़ा केयरफुली समझिए, बाकी तो इकोनॉमी की बातें आप कर ही लेते होंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये मल्टी लेयर है, मल्टी फैक्टर फिनोमिनन है। अब ये जो मैं फिनोमिनन का वर्ड यहां पे बोल रहा हूं, ये फिनोमिना का सिंगुलर है। फॉर इंस्टेंस, इसके अंदर यूनाइटेड नेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया के ममालिक की कैटेगरीज करते हैं। मिसाल के तौर पे ब्रॉड कैटेगरीज अभी तक 3 ही चल रही हैं: हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, मॉडरेटली डेवलप्ड कंट्रीज एंड लेस डेवलप्ड और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। एक बात तय है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चांस बहुत मादूम हो जाता है, फेंट हो जाता है,
बहुत कम चांस रह जाता है कि जाहिर है अगर पैसे ही नहीं है तो डेवलपमेंट का फैक्टर कहाँ से आएगा। लेकिन दुनिया में कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी भी हैं कि जहां पर उन्होंने ग्रोथ से पहले या ग्रोथ से ज्यादा उन्होंने डेवलपमेंट की, या आप यूं कह लें कि डेवलपमेंट की बुनियाद पर ग्रोथ हुई। अब ये 3-4 बातें मैंने इकट्ठी कर दी, मैं इनको जरा डिफरेंशिएट कर दूं कि डेवलपमेंट वाले कंट्री में ग्रोथ जरूर होगी, यानी जहां डेवलपमेंट होगी, लेकिन उनकी ग्रोथ यानी उनके अमीर होने की वजह मुख्तलिफ होगी। वो वजह क्या होगी? मिसाल के तौर पे आप जापान की एग्जांपल लीजिए। जापान के पास ना कोई वाफर मिकदार में तेल है, ना कोयला है, ना लोहा है, वाफर मिकदार में कह रहा हूं। सो मच सो उन लोगों के पास एग्रीकल्चर रिसोर्सेज बड़े पुअर लेवल के हैं, मतलब वो अच्छे लेवल के नहीं हैं उनके जो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज भी हैं। लेकिन उन लोगों ने सिर्फ एक चीज को एक्सपेंड किया, उस पर बेस किया, उस पर बैंक किया, और वो थी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी लाइक एग्रीकल्चर के बेसिकली 3 सेक्टर होते हैं, सॉरी इकोनॉमी के। एक आपका एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, और एक सर्विसेज सेक्टर होता है। तो उन लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को पकड़ा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पकड़ा, उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की, उन्होंने मशीन को जदीद तरीन किया। सो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी होगी तो आप मशीनें इजाद करेंगे, और जितनी आपकी मशीन एडवांस लेवल की होगी उतना आप मार्केट के अंदर कंपीट भी अच्छा करेंगे और दूसरों से सबकत भी ले जाएंगे। इस बात को जरा समझिए। इस बात को हम यूं समझ सकते हैं कि आप अगर पाकिस्तान को लेते हैं तो पाकिस्तान में तकरीबन 10 करोड़ मोबाइल जो है जी यूज हो रहा है, बट इट इज नॉट अ रियल इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि ये मोबाइल हमने बनाया नहीं है, खुद हमने खरीदा है। ये बारोड टेक्नोलॉजी है। अगरचे इसकी मदद से डेवलपमेंट का चांस रहता है, लेकिन ये डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं है। डेवलपमेंट का इंडिकेटर उस वक्त होगा जब आप मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, ये तमाम चीजें खुद बना रहे होंगे। जब आप खुद बनाएंगे तो फिर आप टेक्नोलॉजी वाली कैटेगरी के अंदर आना शुरू होंगे। अब आप एक चीज जो डेवलपमेंट को मेजर करते हुए आपने सोचनी होती है, वो ये होती है कि आपके मुल्क का लिटरेसी रेट क्या है। अच्छा, ना सिर्फ आपके मुल्क का लिटरेसी रेट क्या है, आपके यहां लिटरेसी का लेवल क्या है। ये वो पहले वाली बात रिपीट हो गई जो हमने एजुकेशन में पढ़ी थी कि पाकिस्तान क्लेम करता है कि जी, या हमारे यहां भी कहते हैं जी 56% हम लिटरेट हैं या 58, लेकिन अब वो कहते हैं जी आप किसको लिटरेट मानते हैं। तो जब आप अपना डाटा देंगे कि जी हमारे यहाँ जो एक पैराग्राफ लिख सकता है, पढ़ सकता है, हम उसे लिटरेट कंसिडर करते हैं, तो वो कहते हैं जी वी आर सॉरी कि ये फिर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आपका 58% लिटरेसी रेट नहीं है, हमें कम से कम ग्रेजुएशन का बताइए। फिर जब आप अपना ग्रेजुएशन का बताते हैं तो वो कहते हैं जी आप तो 14 साल की एजुकेशन के बाद बंदे को ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये ग्रेजुएट है, लेकिन हमारे यहाँ ये मेयार नहीं है, हम तो BS ऑनर्स को लेंगे। फिर आपके यहाँ उन लोगों को जो दरसे निजामी करके आते हैं, आप उन्हें भी लिटरेट कंसिडर कर लेते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि वो लोग कहते हैं कि अगर आप लोगों ने डेवलपमेंट वाले पैराए में आना है, ब्रैकेट में आना है, तो यू नीड टू बी साइंटिफिक लिटरेसी। लाइक एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है कंप्यूटर लिटरेसी।
अब तो खैर ये थोड़ा कॉमन हो गया, लेकिन फिर भी अगर आपके लोग ये कहेंगे कि मुझे कंपोजिंग नहीं आती, मैं ईमेल नहीं कर सकता, मैं डाउनलोड नहीं कर सकता, मैं फाइल नहीं बना सकता, तो कहेंगे जी आप लोग तो आउटडेटेड हैं। अगर आप इस क्वालिफिकेशन के साथ अपने आप को मनवाना चाह रहे हैं कि जी आप पढ़े लिखे हैं, तो वी आर सॉरी। सो बात करने का मकसद ये है कि डेवलपमेंट एक सिनोनिम है साइंटिफिक एजुकेशन का, कि आपके यहां अगर साइंटिफिक एजुकेशन होगी, अगर आपके यहां साइंसदान काम कर रहे होंगे और आप खुद चीजें जो हैं वो बना रहे होंगे, तो आप उस ब्रैकेट के अंदर फॉल करते हैं। या आपके यहां डेवलपमेंट तब ही आएगी जब आप चीजों को इंडिजिनस लेवल पे खुद प्रोड्यूस करेंगे। और ज्यादा अहम बात यह है कि अगर आप इनोवेट करेंगे, यानी खुद चीजें इजाद करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको डेवलपमेंट के वर्ड का इस्तेमाल करते हुए अच्छा खासा सोचना चाहिए। आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। पाकिस्तान की अगर आप बात करते हैं तो आप हैरान होंगे कि एक हमारा एरिया ऐसा है, एक हमारा एस्पेक्ट ऐसा है कि जिसमें हम वर्ल्ड के अंदर क्वालिफाई करते हैं डेवलपमेंट की डोमेन के अंदर, और वो एरिया है वॉर इंडस्ट्री का। वॉर इंडस्ट्री कि आप तैयारे, खास तौर पे बड़ी मुख्तसर बात अगर करें तो ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब हमने बनाया था, ये इस चीज का सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि हम वॉर इंडस्ट्री के अंदर पूरी दुनिया के अंदर क्वालिफाई करते हैं। हम पूरी दुनिया के अंदर वो 7वां मुल्क थे, यानी इससे हमसे पहले 6 मुल्कों के पास ये टेक्नोलॉजी थी और हम 7वें बने थे कि जिसने ये लेवल अक्वायर किया था कि उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी की बात आप करते हैं तो टेक्नोलॉजी आपको लेके जाती है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। अब जब आप इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जाते हैं तो उसको आप मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लोकोमोटिव कहते हैं आप रेलवे को, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है। अगर आप इस तरफ आएंगे तो आपके यहां इनकम का चांस बढ़ जाएगा। ये बात वर्ल्ड वाइड प्रूवन फैक्ट है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये सबसिस्टेंस सेक्टर होता है। इसमें से आप बमुश्किल इतना कमाते हैं कि आप गुजारा कर सकते हैं। यानी दुनिया में एग्रीकल्चर की बुनियाद पर आज तक कोई कंट्री रिच कंट्री के तौर पर क्वालिफाई नहीं कर सका। ये चीज आपको ज़हन में रखनी चाहिए। इसलिए फिर जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हमारी 60% आबादी देहातों में रहती है, तो वो फिर आपका जो कैटेगरी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में वो डेवलपमेंट की रैंक में से नीचे आना शुरू हो जाती है कि जी आप तो अभी आपकी ज्यादा पॉपुलेशन खेती बाड़ी से मुंसलिक है। लेकिन चूंकि दुनिया में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इतनी तेजी से आगे बढ़ी है कि अब एग्रीकल्चर को भी एक इंडस्ट्री का दर्जा बहुत सारी शक्लों में दिया जाता है। लेकिन वो कब दिया जाता है? अगर आप मशीन का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप लाइफ स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और आपके यहाँ जो काश्तकारी है वो मैनुअल नहीं मशीन से होगी और उससे अगर आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर चांस होता है कि आप ये कर पाएंगे। लेकिन अब इसमें इंडिकेटर फिर वो ग्रोथ वाला आ जाता है कि अगर आपके पास पैसे ही नहीं होंगे कि आप ये चीजें खरीद सकें, तो आप ये अपनी ज़रात में या रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करेंगे। मैं वैल्यू एडेड की बात करता हूं जी अभी नादिया। अच्छा, फिर जो डेवलपमेंट है उसके अंदर कुछ दीगर इंडिकेटर्स भी आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम फिर ग्रोथ अटैच हो गई डेवलपमेंट के साथ कि पर कैपिटा इनकम आपके यहां यानी फीकस आमदनी कितनी है। फीकस आमदन अच्छी होगी
तो आपके बच्चे स्कूल जाएंगे। फीकस आमदनी अच्छी होगी तो आप सेहत और इलाज मुआवजा करवा सकेंगे। ये भी डेवलपमेंट का एक बड़ा इंडिकेटर है। और ये क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर पर्सन लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपके यहां क्या है। यानी जिस तरह पाकिस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, इट इज हार्डली 65 ईयर, 66, 67। जापान में ये 90 ईयर्स होने के करीब है। यूएसए में ये 85 प्लस है। यूरोप के मुल्कों में 85 प्लस है। तो वो एक बंदा आपके यहां एवरेज कितना जी रहा है? 67। और उनका अगर 87 जी रहा है तो आप डेवलपमेंट के पैमाने में उनसे 20 साल छोटे हैं। वो कहते हैं जी आप डेवलपमेंट का क्या जिक्र करेंगे, क्या टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, क्या दीगर काम करेंगे, आपका तो एक बंदा बमुश्किल 67 ईयर जिंदा रहता है जी। सो ये भी डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर है कि आपके यहां लोगों की एवरेज लाइफ क्या है, लोगों का लिटरेसी रेट और लिटरेसी का लेवल क्या है। आपके यहां डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है इंडस्ट्री की और पर्टिकुलरली इनोवेशन की, यानी आप खुद जिद्दत कितनी ला रहे हैं। फिर आगे चलिए, कुछ और चीजें गो के वो प्योर इकोनॉमिक तो नहीं रहती, वो थोड़ा और डोमेन में चली जाती हैं। वो आपके यहाँ मेल फीमेल लिटरेसी के गैप को भी जज करते हैं कि आप लोग कहां पर क्वालिफाई कर रहे हैं। आपके मुल्क में पीने के पानी की क्या सूरत हाल है? अब बदकिस्मती से हमारा ग्राफ बड़ा धड़ाम करके नीचे जाता है, क्योंकि 80% एरियाज या 80% पॉपुलेशन को तो हमारे यहाँ एक्सेस ही नहीं है सेफ ड्रिंकिंग वाटर तक। अब एक नया पैमाना इसमें आना शुरू हो गया है। वो नया पैमाना क्या है? इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स। कि आपके यहाँ जो लोग हैं उनको जो हवा है उसकी क्या क्वालिटी है, जो जमीन है। मिसाल के तौर पे आप एक इंटरनेशनल साइट पे जाइए और पाकिस्तान का वेदर चेक कीजिए तो साथ ही वो एक इंडिकेटर बताते हैं, एयर क्वालिटी डेंजरसली पुअर। हमारे मुल्क में जो एयर क्वालिटी है जिसमें हम सांस ले रहे हैं वो डेंजरसली पुअर है। सो ये चीज फिर आपको डेवलपमेंट के पैमाने में नीचे की तरफ ले आती है। वो कहते जी आप क्या बात कर रहे हैं, हवा आपकी सांस लेने के काबिल नहीं, पानी आपका पीने के काबिल नहीं, जमीन आपकी में आर्सेनिक पाया जाता है, तो वी आर सॉरी। सो ये वो सारी बातें हैं। अच्छा, इसमें से वन वर्ड अगर आपने निकालना हो तो कहा यह जाता है कि अगर टेक्नोलॉजी हो तो फिर दीगर मुश्किलें आसान होने का चांस पैदा हो जाता है। अगर आपके यहाँ टेक्नोलॉजी का लेवल अच्छा होगा तो आप जो पानी छोड़ते हैं बेतुका जमीन के अंदर, वो फ्लड इरिगेशन आप उसको कहते हैं, तो ये पानी जाया हो जाता है, जमीन का उल्टा नुकसान होता है। तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी होगी तो आप अच्छा काम करेंगे। अगर आपके फार्मर के पास टेक्नोलॉजी है, यानी वेदर फॉरकास्ट है, और उसे पता है कि आने वाले 7 दिनों में 3 दिन बारिश है, तो फिर वो ट्यूबवेल या नहर की मदद से पानी नहीं लगाएगा। क्यों? उसको एडवांस पता चल गया कि भाई आज मैं पानी छोड़ देता हूं खेत में, पानी को मैंने पूरा भर दिया, 2 दिन बाद बारिश आ गई तो वो तो फिर नुकसान होगा। सो दिस इज रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आपके यहां टेक्नोलॉजी का लेवल अच्छा होगा तो आप CO2 को कंट्रोल कर सकते हैं, आप पीने के पानी के फिल्टर लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो एक्सपर्ट इंटरनेशनल ये कहते हैं जी आप और कुछ ना करें, लेकिन कम से कम आप इतना तो करें कि आप ये जो पीने के पानी को फिल्टर करने वाले ये फिल्टर हैं ये तो मुकामी तौर पे बनाएं और ये तो हर बंदे को लगा के दें ताकि वो पीने का पानी उनका साफ हो। अब वापस आते हैं इकोनॉमी के सेक्टर्स के ऊपर। इकोनॉमी के सेक्टर्स जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया, पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है इंडस्ट्री। अब ये जो दोनों सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, दे प्रोवाइड यू कमोडिटीज। आई रिपीट, दे प्रोवाइड यू विद कमोडिटीज। गन्ना,
ये चावल, गंदम, सब्जियां, फल, लोहा, मशीनरी एटसेट्रा। फिर एक थर्ड सेक्टर आता है, और थर्ड सेक्टर है, ये पहले भी शायद आपसे बात हुई थी जब हमने फेमिनिज्म पढ़ा था। थर्ड सेक्टर होता है आपका सर्विसेज सेक्टर। अब सर्विसेज सेक्टर क्या है? सर्विसेज सेक्टर से मुराद है कि आपके यहां डॉक्टर्स का लेवल क्या है, कितने हैं, कितने क्वालिफाइड है। आपके यहां जो है वो इंजीनियर्स का लेवल क्या है, आपके यहां प्रोफेसर्स का लेवल क्या है, आपके यहां लॉयर्स की क्या सूरत हाल है, आपके यहां लिखने वाले, आपके यहां बोलने वाले, ये तमाम जो शोबे हैं इसे आप सर्विस सेक्टर कहते हैं। यानी मैं इस वक्त यहां पर आपको एक सर्विस दे रहा हूं, मैं आपको कोई कमोडिटी नहीं दे रहा। दुनिया में सबसे आइडियल शोबा यही माना जा रहा है। डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स। क्यों कहा यह जाता है कि जिस मुल्क में इस शोबे से मुंसलिक लोग ज्यादा होंगे वहां की इन्वायरमेंट बेहतर होगी, वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा। अगर डॉक्टर ही नहीं होंगे तो वो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हम बात करके आए हैं वो कहां से बेहतर होगी। पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 30,000 औरतें सिर्फ इसलिए मर जाती हैं कि एट द टाइम ऑफ बर्थ कोई प्रॉपर केयर नहीं होती, सिर्फ वो एक मिड वाइफ का कॉन्सेप्ट पाया जाता है जिसे उर्दू में आप दाई कहते हैं। तो वो चीजें कहां से आएंगी? अगर आपके यहाँ एक बड़ा एक कॉमन सा वर्ड पाया जाता है, आला तालीम के हसूल के लिए मुल्क से बाहर गए। वो कौन गए जी? इलाम। तो इसका मतलब है कि ये जो आला तालीम का हसूल है, ये फैक्टर जो है, अगर आपकी अपनी यूनिवर्सिटियों का लेवल अच्छा होगा, अगर आपके अपने कॉलेजेस का लेवल अच्छा होगा, तो इन लोगों को मुल्क से बाहर जाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। सो ये सर्विसेज सेक्टर आपको करके देगा। सो कनाडा दुनिया में एक ऐसी मिसाल है, वगरना मुल्क जो है पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में होते हैं, फिर इंडस्ट्रियल में जाते हैं, फिर वो ग्रेजुअली सर्विसेज में जाते हैं। कनाडा दुनिया में एक ऐसी एक्सेप्शन थी जो इंडस्ट्रियल फेज में नहीं गया, यानी उसकी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडस्ट्री से मुंसलिक नहीं हुई, और वो डायरेक्ट उन्होंने शूट किया, और वो किस शोबे में गए? वो सर्विसेज शोबे के अंदर चले गए। सो ये शोबे हैं, आपको चूज करना होगा कि आपकी मेजॉरिटी। मिसाल के तौर पे आज का जो दौर है ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का दौर है। नॉलेज बेस्ड, नॉट ओनली इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्री में भी मशीन आपने लगाई, पैसा लगाया, और इंडस्ट्री आप अगरचे वो एग्रीकल्चर से बेहतर होगा, लेकिन वो कहेंगे ये आप क्या कर रहे हैं, इसकी मदद से आप जो पैदा कर रहे हैं इससे कहीं बेहतर है कि आप नॉलेज। अच्छा, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी क्या होगी? नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी होती है इनोवेशन। आप कोई माइक्रोसॉफ्ट की नई विंडो लाएं, आपको नया सॉफ्टवेयर लेके आए, आप कोरोना का इलाज दरियाफ्त करें, आप हेपेटाइटिस का इलाज दरियाफ्त करें, आप कैंसर का इलाज दरियाफ्त करें। अगर आप ऐसा कर जाते हैं, किसी लेवल का भी कर जाते हैं, तो आप मुंह मांगी कीमत वसूल करते हैं। यहां पे मैं रुकता हूं, आप मेरी बात को समझिए। फिर आप मुंह मांगी कीमत, जो भी चीज इजाद करता है, नया मॉडल आता है लैपटॉप का, चीजें उसमें वही हैं, लेकिन उसमें क्या लगा होता है? उसमें ब्रेन लगा होता है। आपको एजुकेशन वाला टॉपिक थोड़ा याद आ जाना चाहिए। सो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमीज थ्राइव करती है। दुनिया के अंदर कई मल्टीनेशनल कंपनियां ऐसी हैं कि जिनका बजट पाकिस्तान के टोटल बजट से ज्यादा है। फॉर इंस्टेंस एप्पल। तो भाई आप कहां खड़े हैं? आप 22 करोड़ आबादी का मुल्क, और उसके अंदर 22 लाख लोग काम कर रहे होंगे, मालिक उसका एक बंदा, और उसका बजट पाकिस्तान के बजट पर भारी है। फिर अगर आप इकोनॉमी को पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, इकोनॉमी के लिए एक बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जिसको आपको ज़हन में रखना होगा, और वो होता है चीप कॉस्ट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। आई रिपीट, if your country is not having cheap level energy resource,
it is very difficult for you to compete in international market. आपका एक बंदा शर्ट्स बनाता है, बड़ी अच्छी क्वालिटी है, एक्सपोर्ट क्वालिटी है, लेकिन उसको जो बिजली की कॉस्ट पड़ रही है पर यूनिट, वो कोई 15 रुपए से 20 रुपए है। ये चीज उसकी सकत तोड़ देगी, वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट नहीं कर सकता। बड़ी सिंपल लेकिन लॉजिकल एग्जांपल देता हूं। आपने अक्सर सुना होगा कि दुबई इंटरनेशनल सिटी है, दुबई में इतनी कंपनियां हैं, दुबई में ये चीज हो रहा है। उसकी बेसिक वजह पता है आपको? क्योंकि वहां पर बिजली और पेट्रोल दोनों उतना ही सस्ते हैं जितना हम पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं। लेबर भी मिल जाती है, बाकी तो और वहां पर कुछ भी नहीं है, ना कोयला है ना लोहा है। तो वो लोग पूरी दुनिया का सरमाया दुबई, कुवैत का रुख कतर का क्यों करता है? क्योंकि उनको पता है कि यहां पर एनर्जी की कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो है। मिसाल के तौर पे अगर आप बिजली पानी से बनाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो उसकी कॉस्ट 1 रुपी पर यूनिट है, 1.25 कर लें।